हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का इन द वीडियो लेक्चर्स ऑफ सीएमए इंटरमीडिएट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पेपर नंबर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। माई सेल्फ वरुण जैन एंड आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। लगभग पिछले 8 साल से मैं अकाउंट्स एंड ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं इन सीए कोर्स, सीएस कोर्स एंड सीएमए कोर्स एट ऑल द लेवल्स, फाउंडेशन लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड फाइनल लेवल। तीनों कोर्सेज में, चाहे वो सीए हो, सीएमए हो या सीएस हो, तीनों कोर्सेज में फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल लेवल पे मैं अकाउंट्स और ऑडिट का सब्जेक्ट लगभग पिछले 8 साल से पढ़ा रहा हूं। तो मुझे ये एक मौका मिला कि मैं आप लोगों को अपनी सर्विस थ्रू वीडियो लेक्चर्स दे पाऊं। देखो जी, सीएमए इंटरमीडिएट अकाउंटिंग की जर्नी आप लोग मेरे साथ स्टार्ट करने जाओगे। अब हम एक बार अपने सिलेबस को डिस्कस करेंगे, अपने पेपर को डिस्कस करेंगे कि सर ये क्या है, अकाउंट्स किस तरीके से हमें पढ़ना होता है, कैसे हमें स्कोर करके चलना होता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको सीएमए में इंटरमीडिएट लेवल पे रैंक लेके आनी है, इफ यू वांट टू गेट रैंक इन योर सीएमए इंटरमीडिएट, तो आपको अकाउंट्स के पेपर में सबसे ज्यादा स्कोर करके चलना पड़ेगा, क्योंकि सर अकाउंट्स सबसे ज्यादा स्कोरिंग पेपर होता है। खैर तीनों कोर्स में, चाहे वो सीए, सीएस, सीएमए कोई भी कोर्स हो, अकाउंट्स होता ही सर सबसे ज्यादा स्कोरिंग है और बच्चों के मार्क्स उसमें अच्छे भी आते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। कुछ चीजें रट के भी चल जाती हैं, लेकिन सर मैं कभी भी रटवाता नहीं चीजों को। हमें एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को कंसेप्ट के थ्रू क्लियर करना है। मतलब कल को ये ना रह जाए कि सर हमारे कंसेप्ट वीक है, हमें एंट्री तो पता है, एडजस्टमेंट तो पता है कि क्या होनी है, लेकिन हमें वो एडजस्टमेंट यही नहीं पता कि सर उसका मतलब क्या है। तो हमें हर एक चीज को थॉरोली कंसेप्ट के साथ अंदर डीप में जाकर उसको पढ़ना पड़ेगा। प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो सर प्रोफेशनल की तरह ही आपको बिहेव करके चलना पड़ेगा। तो आइए जी एक बार देखते हैं योर पेपर ऑफ सीएमए इंटरमीडिएट अकाउंट्स। देखो जी, सीएमए इंटर अकाउंट्स, अगर मैं सीएमए इंटरमीडिएट के अकाउंट्स की बात करूं तो सर ये 2 पेपर्स में डिवाइडेड है। पेपर नंबर 5 दैट इज योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड पेपर नंबर 11 दैट इज योर कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। ये दोनों पेपर मैं सीएमए लेवल पे पढ़ाता हूं। पेपर नंबर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड पेपर नंबर 11 इज योर कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। मैं रैंक की बात कर रहा था आप लोगों से। सर रैंक के लिए आप लोगों को अच्छे से पता है कि रैंक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे पेपर एक साथ देने पड़ते हैं। कहने का मतलब सीएमए में ग्रुप्स नहीं बोले जाते, बेसिकली वहां नंबर ऑफ पेपर चलते हैं। तो पेपर नंबर 5 से लेकर पेपर नंबर 11 तक सारे पेपर अगर आप इकट्ठे देते हो तब आपकी जाकर क्या आती है, रैंक आती है। और रैंक लाने में ये 2 पेपर आपके सबसे ज्यादा मदद करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। दोनों पेपर मैं आप लोगों के साथ पढ़ाता हूं, लेकिन अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑफ द जर्नी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर नंबर 5। देखो एक चीज ध्यान रखना, सीएमए का जो कोर्स होता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का जो कोर्स होता है, सीएमए का जो कोर्स होता है, वो बेसिकली किस चीज पे ज्यादा फोकस करता है? वो फोकस करता है सर कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे। कॉस्ट अकाउंटिंग थोड़ा बहुत आपने फाउंडेशन लेवल पे कॉस्ट अकाउंटिंग का अकाउंट्स के साथ, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के साथ आपने कॉस्ट अकाउंटिंग भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो सर कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये दोनों एरिया सीएमए के सबसे ज्यादा यूज होते हैं। अगर कल को आप सीएमए बनके कोई प्रैक्टिस करना चाहते हो अपनी, तो सर कॉस्ट अकाउंटिंग का एरिया, कॉस्ट ऑडिट का एरिया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एरिया, ये एरिया आपको ज्यादा काम करने को मिलेगा। लेकिन ज्यादातर सर सीएमए का जो बच्चा होता है वो जॉब्स में जाता है, प्रैक्टिस में नहीं जाते। प्रैक्टिस में ज्यादातर सीएस वगैरह जाते हैं, कंपनी सेक्रेटरी वगैरह जाते हैं, लेकिन सीएमए का स्टूडेंट जो होता है वो जॉब की तरफ ज्यादा जाता है, क्योंकि सर सीएमए की जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा अच्छी हैं। सीएमए को इजीली पीएसयूज में जॉब मिल जाती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो होती हैं, वहां पर सीए से ज्यादा सीएमए को प्रेफर किया जाता है। तो सीएमए के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी है। लेकिन सर जब आप जॉब में जाओगे ना, तो आपको कोई ये नहीं है स्पेसिफिक कि आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का ही एरिया दिया जा रहा है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही एरिया दिया जा रहा है। सर आपको जॉब पे रख लिया ना, आपको हर तरीके का एरिया दिया जाएगा। आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी एरिया दिया जा सकता है, आपको ऑडिट का भी एरिया दिया जा सकता है, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी एरिया दिया जा सकता है, आपको कॉर्पोरेट लॉस का भी एरिया दिया जा सकता है। तो सर जो भी एरिया दिया जा रहा है वो एरिया में आपको मास्टरी करनी पड़ेगी। इसलिए आपके सीएमए के कोर्स में हर चीज
हर चीज पूरी तरीके से कंप्लीट तरीके से होती है। बाकी अगर मैं अदर कोर्स की बात करूं, जैसे सीए कोर्स की बात करूं, वहां पर अकाउंट्स, ऑडिट और टैक्स को ज्यादा पढ़ाया जाता है। बाकी लॉज और कॉस्ट अकाउंटिंग इतने ज्यादा लेवल पे नहीं होती। अगर मैं कंपनी सेक्रेटरी कोर्स की बात करूं तो सर उनका स्पेसिफिक एरिया रहता है कॉर्पोरेट लॉस का या बिजनेस लॉस का, तो वो लॉस वगैरह का एरिया ज्यादा पढ़ाया जाता है। लेकिन सर सीएमए का जो पैकेज होता है वहां पर अकाउंट्स, ऑडिट, लॉ, कॉस्ट, टैक्स सब कुछ बराबर लेवल का पढ़ाया जाता है, क्योंकि सर सीएमए में जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं और जॉब मिलने के बाद हमें कोई भी एरिया काम करने को मिल सकता है, आप मना नहीं कर सकते। पॉइंट समझ में आया? फर्दर अगर सर हम सीएमए बन के प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सर कर सकते हो कॉस्ट अकाउंटिंग के एरिया में या मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एरिया में। वहां पर भी सर कॉस्ट अकाउंटिंग पकड़ लो या मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ लो, दोनों सर अकाउंटिंग से ही निकली हुई हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग हो या मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, दोनों अकाउंटिंग से ही निकली हुई है। कॉस्ट अकाउंटिंग में आप क्या सीखते हो? सर कॉस्ट अकाउंटिंग में हम सीखते हैं कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालें, क्योंकि सर कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे तभी आप सेलिंग प्राइस डिसाइड कर पाओगे। तो कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए आपको अलग अलग खर्चे चाहिए, और खर्चे कहां से पता लगेंगे? सर जब आपके पास थोड़ी अकाउंट्स की नॉलेज होगी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो एरिया रहता है वो रहता है सर डिसीजन मेकिंग का, कि सर मैनेजमेंट वेरियस ऑल्टरनेटिव्स में कैसे डिसीजन ले, वहां पर भी सर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यूज कर लिया जाता है। तो इसलिए हमें अकाउंट्स का एरिया बहुत अच्छे से करके चलना पड़ता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, कंपनी अकाउंट्स हो या कंपनी ऑडिट हो, तीनों एरियाज आपको अच्छे से कवर करके चलने हैं। मेरे साथ जुड़ोगे सर, दोनों एरिया में फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कंपनी अकाउंट्स ऑन ऑडिट परफेक्ट बना के निकलवा दूंगा, परफेक्ट बना के निकलवा दूंगा। सर एग्जाम तो हमें क्लियर करना ही करना है, लेकिन साथ में हमें नॉलेज भी लेनी है कि कोई भी चीज अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम उसकी परफेक्ट नॉलेज लेके निकले। प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, सिर्फ एग्जाम पास होने के लिए पढ़ाई मत किया करो। मैं आपको पहले बता रहा हूं सर, एग्जाम पास होने के लिए पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई हमेशा प्रोफेशनल लेवल पे पढ़ाई हमेशा सर नॉलेज गेन करने के लिए होती है। बाकी एग्जाम को नेग्लेक्ट नहीं करना है, एग्जाम तो है ही है सर, वो तो पास करने ही करने हैं, लेकिन साथ में आपको नॉलेज भी लेकर निकलना है, ताकि मार्केट में आप जाओ तो सर आपकी अलग से पहचान बन जाए कि हाँ ये बंदा है, इसको इस एरिया की अच्छी नॉलेज है। आजकल एक्सपर्टीज का जमाना है। फॉर एग्जांपल मैंने अपना एक्सपर्ट एरिया क्या बना रखा है सर? अकाउंट्स और ऑडिट। अकाउंट्स और ऑडिट में कुछ भी पूछ लो मैं अच्छे से बता दूंगा। अगर मेरे से कोई कंपनी लॉ पूछ ले तो शायद मैं अटक जाऊं, कोई मेरे से सर टैक्सेशन पूछ ले शायद मैं अटक जाऊं। हालांकि मैं अटकूंगा नहीं, क्योंकि साथ साथ मैं थोड़ी बहुत अपनी प्रैक्टिस भी करके चलता हूं टैक्स और लीगल एरियाज की। भाई जनरल प्रैक्टिस मैंने चला रखी है तो प्रैक्टिस भी करता हूं। खैर वहां पर मैं इतना अटकूंगा नहीं, लेकिन स्टिल फिर भी मेरा जो मास्टर एरिया है दैट इज योर अकाउंट्स एंड ऑडिट। अकाउंट्स ऑडिट में, इंड एएस में, आईएफआरएस में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, कंपनी ऑडिट में कुछ भी पूछ लो मैं बता दूंगा। क्यों? क्योंकि सर मुझे पिछले 8 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, तो मेरी ऑटोमेटिकली एक्सपर्टीज डेवलप हो गई है इन दिस एरिया। तो सर आपको भी फाइनल लेवल तक आते आते अपना एक एरिया चूज करना है और उस एरिया में घुस जाना है ताकि आप एक्सपर्ट बन के निकलो। अभी इंटरमीडिएट लेवल में आपको ये नहीं बता सकता कि सर ये एरिया पकड़ लो वो आपका एक्सपर्ट एरिया बनेगा, क्योंकि अभी तो आप सीख रहे हो चीजें। फाइनल लेवल पे जाओगे वहां आप अपना एक्सपर्टीज को चला सकते हो। भाई हो सकता है आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, अकाउंट्स वगैरह में इंटरेस्ट आ जाए, तो आपके लिए सीएफआर का पेपर रहेगा, पेपर नंबर 12 सीएफआर का रहेगा, जहां पर आप इंड एएस वगैरह पढ़ोगे तो वो आप एक्सपर्ट एरिया बना सकते हो। आप स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को, कॉस्ट अकाउंटिंग को अपना एरिया बना सकते हो। आप टैक्स लॉस को एरिया बना सकते हो, कॉर्पोरेट लॉस को एरिया बना सकते हो। वो डिपेंड करता है आपकी इंटरेस्ट के ऊपर। इंटर्नशिप करोगे, प्रैक्टिकल काम सीखोगे, वहां से भी इंटरेस्ट डेवलप होता है। लेकिन सर इंटरेस्ट जरूर डेवलप कर लेना, आज का टाइम सर एक्सपर्ट का टाइम है। ठीक है जी। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो सर हमारा जो टारगेट रहने वाला है यहां पर, टारगेट 90+, यहां पर भी टारगेट 90+, दोनों पे हमें 90+ का टारगेट करके चलना है। अगर मेरी बातों को मानोगे, मेरे को प्रॉपरली फॉलो करते रहोगे, मेरे सारी चीजों को प्रॉपरली काम करते चले जाओगे, तो सर ये टारगेट मैं आपको अचीव करवा दूंगा। बाकी सर अपनी चलाओगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है जी। खैर अब हम आते हैं अपने, पहले मैं आपको पेपर पैटर्न बता देता हूं कि पेपर नंबर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर पैटर्न क्या है। पेपर पैटर्न देखते हैं। पेपर पैटर्न देखो जी, 100 मार्क्स का आपका पेपर है, 100 नंबर का आपका पेपर है। इसमें 2 सेक्शंस हैं। सेक्शन ए, सेक्शन ए आपका है सर 25 मार्क्स का। 25 नंबर का आपका सेक्शन ए है, जिसमें आपके 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बनता है आपका, मतलब
एक ही क्वेश्चन होगा, उसके 4 पार्ट्स होंगे, 1A, B, C और D। पहला बनेगा आपका सर एमसीक्यूज 10 नंबर के, 10 मार्क्स के आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं इन योर क्वेश्चन नंबर 1A में। क्वेश्चन नंबर 1B में इसमें आपसे पूछा जाता है सर मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग 5 मार्क्स के लिए। 1C पूछा जाता है आप लोगों से सर, 1C पूछा जाता है आप लोगों से ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू फॉल्स अगेन फॉर 5 मार्क्स। एंड 1D पूछा जाता है आपसे फिल इन द ब्लैंक्स अगेन फॉर 5 मार्क्स। तो ये 25 नंबर का इस तरीके से आपका पेपर बनता है, सेक्शन बनता है, जिसमें आपके 4 पार्ट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 होगा 25 नंबर का, 4 पार्ट्स होंगे। 1A में आपके एमसीक्यूज 10 नंबर के, 1B में आपके मैच द फॉलोइंग 5 नंबर के, 1C में ट्रू फॉल्स एंड 1D में फिल इन द ब्लैंक्स 5 नंबर के। सर क्या ये पोर्शन जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या ये 25 नंबर का पूरा थ्योरी से आएगा, जो थ्योरी चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, उससे आएगा? आंसर इज नो। अपने दिमाग से ये चीज निकाल देना कि सर सेक्शन ए जो 25 नंबर का है इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है, तो क्या थ्योरी से आएगा? आंसर इज नो। सर किसी भी चैप्टर से आ सकता है। हालांकि सर 25 नंबर क्या है, आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है, इसलिए एक भी चैप्टर आपको नहीं छोड़ना। ये 25 नंबर बहुत स्कोरिंग होते हैं। अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से पढ़े हैं, सारे चैप्टर के कंसेप्ट आपने अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो सर ये 25 में से 25 लाना नॉट अ बिग डील, आराम से ला सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए सर? हमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। भाई अभी हम चैप्टर पढ़ेंगे, कंसाइनमेंट का चैप्टर पढ़ेंगे, तो कंसाइनमेंट में कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि सर डेल क्रेडिटर कमीशन कब अलाउ होती है, पढ़ेंगे। अभी आपको नहीं समझ में आएगा सर ये क्या बोल दिया आपने। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि सर डेल क्रेडिटर कमीशन कब अलाउ होती है, व्हेन बैड डेट्स लॉस इज बोर्न बाय कंसाइनी और बाय कंसाइनर। तो सर ये कंसेप्ट से क्वेश्चन आ गया, ट्रू एंड फॉल्स पे पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज पे पूछा जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि सर हमें कुछ भी नहीं छोड़ना, सब कुछ करके चलना है, तभी हम यहां पर 25 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हैं। क्लियर है? ये आपका सेक्शन ए होता है पेपर में 25 नंबर का। उसके बाद आता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी जो कि आपका 75 मार्क्स का रहेगा। यहां पर आपके सर सवाल होंगे, यहां पर आपके क्वेश्चंस होंगे। इसमें इंस्टीट्यूट कैसे पूछता है आपसे? क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक देगा, यानी कि 7 क्वेश्चंस देगा, 15-15 नंबर के। लेकिन इसमें से क्या बोलेगा? डू एनी 5। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक कितने हो गए सर? 7 क्वेश्चन हो गए, 15-15 नंबर के। लेकिन इसमें से आपको कितने करने हैं? कोई भी 5 करने हैं, यानी कि आपके पास इंटरनल चॉइस आ गई है कि 7 में से कोई भी 5 कर लो। जरूरी नहीं है कि 7 ही क्वेश्चन दे, कई बार इंस्टीट्यूट 6 भी क्वेश्चन देता है, मतलब 2 से लेकर 7 तक दे देगा, वो बोलेगा 6 में से कोई भी 5 कर लो। लेकिन चॉइस तो आती है, ऐसा नहीं कि 5 ही 5 क्वेश्चन देगा वो, या तो 7 क्वेश्चन देगा या 6 क्वेश्चन देगा, लेकिन आपको करने हैं 5 इंटू 15 नंबर, 15 नंबर का एक क्वेश्चन। सर क्या फुल फ्लैश 15 नंबर का क्वेश्चन है? सर डिपेंड करता है। कई बार इंस्टीट्यूट ये 15 नंबर को कैसे कैसे डिवाइड करता है, वो एक सिंगल क्वेश्चन 15 नंबर का पूछ लेता है, कई बार 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, एक 7 नंबर का, एक 8 नंबर का, कई बार 3 क्वेश्चन पूछ लेता है, एक 6 नंबर का, एक 5 नंबर का, एक 4 नंबर का, और कई बार 2 क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है, एक 10 नंबर का, एक 5 नंबर का। वो डिपेंड करता है। जैसे फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर है या सिंगल एंट्री का चैप्टर है, तो वहां से सर 15-15 नंबर के भी क्वेश्चन आए हैं। पार्टनरशिप का चैप्टर है, 15-15 नंबर के भी क्वेश्चन आए हैं। कुछ छोटे छोटे चैप्टर भी है, कंसाइनमेंट है, तो वहां से 7-8 नंबर का क्वेश्चन आया है, 10 नंबर का क्वेश्चन आया है। डेप्रिसिएशन का चैप्टर है, बीआरएस का चैप्टर है, सर छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ रखे हैं। तो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट किस तरीके से आपसे पूछ के चलेगा। लेकिन 15 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, फुल फ्लैश 15 का भी हो सकता है, और अलग अलग पार्ट्स में भी वो हो सकता है, 2 या 3 पार्ट्स में। और जो आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, मतलब इसी में ही क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक में जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा, या तो सर क्वेश्चन नंबर 7 होगा या क्वेश्चन नंबर 8 होगा। भाई अगर इंस्टीट्यूट ने 2 से 7 तक पूछे तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूं, और इंस्टीट्यूट ने अगर 2 से 8 तक पूछे तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूं। यह आपका रहेगा सर शॉर्ट नोट बेस्ड, शॉर्ट नोट्स बेस्ड। इसमें आपको आउट ऑफ 4 डू एनी
3 of 5 marks each। समझे कि सर 4 शॉर्ट नोट में से कोई भी 3 शॉर्ट नोट आपको लिखने हैं, 5 नंबर का एक शॉर्ट नोट है, ये भी आपको करके चलना पड़ेगा। मैं तो जनरली यही रिकमेंड करता हूं कि सर ये थ्योरी क्वेश्चन आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि सारे अगर प्रैक्टिकल के चक्कर में रहोगे तो पेपर छूट जाएगा, क्योंकि सर प्रैक्टिकल करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेंदी भी रहता है, पेपर छूट जाएगा। तो इसलिए आपको बीच में थ्योरी जरूर अटेम्प्ट कर लेनी चाहिए, स्कोरिंग भी हो जाता है और सर पेपर भी कंप्लीट हो जाता है। देखो क्या होता है, दुख कब होता है, दुख तब होता है जब आती हुई चीज छूट गई, और ये बहुत दिक्कत फेस करता है बच्चा, आती हुई चीज छोड़ देता है। तो सर आती हुई चीज कभी नहीं छोड़नी आपको, आपको एक स्ट्रेटेजी चाहिए, जो कि मैं आपको कोर्स पूरा होने के बाद बताऊंगा कि क्या स्ट्रेटेजी आपको लगानी है। आपको स्ट्रेटेजी चाहिए कि मेरे को किस तरीके से पेपर करके चलना है, मेरे को किस तरीके से रिवीजन करके चलनी है, मेरे को कैसे पेपर को अटेम्प्ट करके चलना है, वो स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करके चलनी पड़ेगी। क्लियर पॉइंट, बताइए जी। तो ये आपका पेपर पैटर्न है, समझ में आया? तो सर 2 सेक्शन है, सेक्शन ए 25 नंबर का, जिसमें आपके 4 पार्ट है, 10 नंबर के एमसीक्यूज, 5 नंबर के ट्रू फॉल्स, 5 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स और 5 नंबर के मैच द फॉलोइंग, टोटली कंसेप्चुअल बेस्ड। फिर आता है हमारा सेक्शन नंबर बी, 75 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 8 तक पूछता है या 7 तक पूछता है, तो 6 या 7 क्वेश्चन में से कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं, 15 नंबर का एक क्वेश्चन, 15 नंबर का फुल फ्लेज भी आ सकता है जनरली बड़े चैप्टर में से, जैसे फाइनल अकाउंट्स हो गया, सिंगल एंट्री हो गया, पार्टनरशिप हो गया, तो 15-15 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं, और ज्यादातर वो 7-8 नंबर के या 6-5-4 के या 10-5 के, मतलब 2 या 3 पार्ट पर क्वेश्चन में पूछ लेता है। लास्ट क्वेश्चन जो आपका रहता है दैट इज शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन रहता है, उसमें भी आपको 4 में से कोई भी 3 करने हैं पार्ट्स, 5 नंबर का एक पार्ट, ये रिकमेंड करूंगा कि सर हमेशा करना चाहिए। इसके ऊपर मैं एक स्पेशल लेक्चर भी रखता हूं कि सर थ्योरी के क्या क्या टॉपिक्स है। भाई हर एक चैप्टर में तो वैसे थ्योरी होती है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ शॉर्टलिस्ट कर लिए क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस मैं आपको लेक्चर के टाइम पे बता दूंगा कि सर ये वाले क्वेश्चंस आप लोग कर लो, आपका शॉर्ट नोट्स का भी काम बन जाएगा। बताइए जी, फॉलो करोगे इस चीज को? बिल्कुल करेंगे सर। 90 प्लस का टारगेट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें भी यही चीज करेंगे, वहां भी 90 प्लस का टारगेट है, लेकिन फिलहाल फाइनेंशियल अकाउंटिंग 90 प्लस लाने हैं तो लाने हैं, कसम खा लो सर, अपने आप से वादा कर दो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 90 प्लस लाऊंगा, या ये वादा कर दो कि सर सीएमए इंटरमीडिएट में रैंक लेके आऊंगा। मेहनत करोगे तो सर रैंक जरूर आएगी। ठीक है जी, चलो जी, ये हो गया हमारा पेपर पैटर्न। अब मैं आपको बताता हूं सिलेबस के बारे में कि सर आपका क्या क्या कोर्स कंटेंट है, क्या क्या आपका कोर्स कंटेंट है। देखो जी, कोर्स कंटेंट, स्टडी मटेरियल जरूर आपको अपने पास रखना है। जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल होता है, ये जो आपका पेपर नंबर 5 का स्टडी मटेरियल होगा, ये जरूर आपको रखना है। सर सिलेबस 2016 वाला चलेगा आपका, आप सबको सर पता होना चाहिए, या कोई नया स्टूडेंट तो शायद ना पता हो। तो सर पहले 2012 सिलेबस भी होता था, लेकिन सर वो अब खत्म हो चुका है, आउटडेट हो गया है, अब 2016 सिलेबस चलता है। तो 2016 सिलेबस का स्टडी मटेरियल आप लोगों को साथ में जरूर रखना है। हमें क्वेश्चंस कहां से करने हैं सर? मैं अपनी तो आपको बुक दूंगा ही दूंगा, वो बुक तो आपको करनी करनी है, और साथ में सर इंस्टीट्यूट का ये स्टडी मटेरियल ये भी आपको कवर करके चलना है। वैसे तो कुछ स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन मेरी बुक में आपको मिल जाएंगे, लगभग मिल ही जाएंगे, मोस्टली कवर हो ही जाएंगे, लेकिन अगर बाय चांस 1-2 क्वेश्चन ना भी कवर हो पाए, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि सर स्टडी मटेरियल जरूर कर लेना। और खासकर स्टडी मटेरियल में ट्रू एंड फॉल्स, एमसीक्यूज, फिलिप्स, या अपना फिलिप्स हो गए, एमसीक्यूज हो गए, मैच द फॉलोइंग, ये सब चीजें सर स्टडी मटेरियल में अच्छी दे रही होती है, इनको करना। मैंने भी अपनी बुक में कुछ एमसीक्यूज ट्रू फॉल्स डाले हैं, वो भी करके चलने हैं, और यहां से भी स्टडी मटेरियल भी करके चलना है। तो कहने का मतलब क्या है सर, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल हमें जरूर 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 करना है, और जो मेरी बुक है वो भी आपको करनी है। मेरी बुक में कुछ चैप्टर आपको ऐसे मिलेंगे जिसके साइड में मैंने सिर्फ लिख दिया कि रेफर स्टडी मटेरियल। 3 या 4 चैप्टर ऐसे हैं जिसके साइड में मैंने लिख दिया रेफर स्टडी मटेरियल, क्योंकि सर उसके ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, तो वो डायरेक्टली आपको स्टडी मटेरियल से ही करना है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। बाकी कुछ क्वेश्चन चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पर मैंने क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको करते हैं, प्लस साथ साथ स्टडी मटेरियल भी देखते हुए चलना। मेरे क्वेश्चंस हैं वो आप हाथ से सॉल्व कर लो, और स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन को आप बुक से भी अगर देख लोगे तब भी आपका काम बन जाएगा। भाई क्वेश्चन देख लिया, सॉल्यूशन देख लिया, मतलब मेरे कंसेप्ट्स को रिकॉल करो, सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो, नहीं तो मेरे कंसेप्ट को रिकॉल करो, आपका वो क्वेश्चन बनने लग जाएगा। ठीक है जी, तो अब यहां पर हम देखते हैं स्टडी मटेरियल एडिशन है मेरे पास अगस्त 2019 वाला, अगस्त 2019 का एडिशन है, जो लेटेस्ट एडिशन मैंने वेबसाइट से डाउनलोड किया है, तो आप देख सकते हो।
तो ये आपका सिलेबस है। देखो ये वेटेज भी दे रखी है यहां पर कि सर अकाउंटिंग बेसिक्स की अगर मैं बात करूं तो सर 25 नंबर की बेसिक्स है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें हमारे पास क्या क्या आता है सर, फाइनल अकाउंट्स आता है, एनपीओ आता है, सिंगल एंट्री आता है, पार्टनरशिप आता है, ये 40 नंबर की वेटेज रखता है। उसके बाद ये छोटे छोटे टॉपिक्स सेल्फ बैलेंसिंग, रॉयल्टी, हायर परचेज, ब्रांच, डिपार्टमेंटल 20 नंबर की वेटेज रखता है। और सर ये कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हमें पढ़ना है, ये 15 नंबर की वेटेज करके चलते हैं, तो वो भी हम देख लेंगे किस तरीके से करना है। देखो सीएमए लेवल पे सर, इंटरमीडिएट लेवल पे आपको पेपर पैटर्न, पेपर प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि सर हमें पता होता है कि एक सेट पैटर्न है, वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, वो आपका कोर्स कंप्लीट होने के लास्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि सर कौन से चैप्टर पहले पढ़ लो, कौन से चैप्टर को बाद में कर सकते हो, और कौन से चैप्टर को थोड़ा लाइट मोड पे करके चल सकते हो। लेकिन पहले अगर मैंने अभी आपको बता दिया तो हो सकता है सर आप सेलेक्टिव स्टडी करने लग जाओ। अभी नहीं बताऊंगा मैं आपको, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। मैंने क्या बोला है कि सर एक बार नॉलेज के लिए सब चीजें पढ़नी है। काम आती है सर चीजें, काम आती है, एंड में बता दूंगा कि रिवीजन किस तरीके से करनी है, फिर हम एग्जामिनेशन अप्रोच को फॉलो करेंगे। आओ जी, तो ये आपके चैप्टर्स हैं। स्टडी नोट नंबर 1 दैट इज योर फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि इन दोनों, ये दोनों स्टडी नोट की वेटेज कितनी है, 25 नंबर की। इसमें क्या क्या आपके पास, कुछ बेसिक अकाउंटिंग है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, ये सारा थ्योरी है, ये कोर थ्योरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। पर ऐसा नहीं कि सर थ्योरी रट्टे मारने वाली है, समझने वाली थ्योरी है। यहां से सर एमसीक्यूज बनता है, फिलअप्स बनते हैं, ट्रू फॉल्स बनते हैं, तो इसको भी हम करेंगे। डेप्रिसिएशन का चैप्टर है, बचपन में पढ़ा होगा, अब फिर दोबारा पढ़ेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का चैप्टर है सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि सर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, गलतियां ढूंढना और उसे रेक्टिफाई करना, ये रेक्टिफिकेशन की एडजस्टमेंट हर चैप्टर में आपको मिलती है। आप फाइनल अकाउंट्स उठा लो, भर भर के रेक्टिफिकेशन मिलेगा, पार्टनरशिप उठा लो मिलेगा रेक्टिफिकेशन, सिंगल एंट्री उठा लो मिलेगा रेक्टिफिकेशन। तो सर रेक्टिफिकेशन की एडजस्टमेंट आपको हर जगह मिलेगी। उसके बाद स्पेशल ट्रांजैक्शन में मैंने क्या बताया था आपको, एक मिनट, मैं ये कह रहा था कि हाँ स्टडी नोट नंबर 1 और 2 ये दोनों मिला के 25 नंबर के हैं। जैसे स्टडी नोट नंबर 2 में आपके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग है, जॉइंट वेंचर्स है और इंश्योरेंस क्लेम है। तो सर ये दोनों मिला के आपके 25 नंबर के चैप्टर्स बनते हैं। फिर स्टडी नोट नंबर 3, 4 और 5 और 6, यानी कि ये 3 से लेकर 6 तक, ये मिलाकर आपके 40 नंबर की वेटेज रखते हैं, 40 नंबर की वेटेज रखते हैं। लेकिन इसमें सर चैप्टर्स काफी हैं, जैसे ये तो आपका पूरा का पूरा फाइनल अकाउंट्स हो गया और प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर सोल प्रोप्राइटर, किसी सोल प्रोप्राइटर के हम फाइनल अकाउंट सीखेंगे। एनपीओज हो गया, एनपीओ का चैप्टर आएगा आपका। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इसको हम सिंगल एंट्री भी बोलते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कह लो या सिंगल एंट्री कह लो, ये चैप्टर आएगा आपका। और फिर पार्टनरशिप आएगा, और पार्टनरशिप में भी सर सारी चीजें हैं डिटेल्ड में। मैंने पार्टनरशिप को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। यहां तक की पार्टनरशिप को, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ तक की पार्टनरशिप को मैं बोलता हूं पार्टनरशिप पार्ट 1। और इसके बाद जो पार्टनरशिप शुरू होती है, जहां डिसोल्यूशन से लेकर सर अमेलगमेशन तक जो पार्टनरशिप चलती है, इसको मैं बोलता हूं पार्टनरशिप पार्ट 2, ये आपको मिलेगी। उसके बाद हमारे ये टॉपिक्स बचते हैं सेल्फ बैलेंसिंग, ये स्कोरिंग है सर, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, रॉयल्टीज, हायर परचेज और ब्रांच, ये सारे मिलाकर छोटे छोटे मिलाकर ये 20 नंबर की वेटेज रखते हैं। इसमें आपके पास सेल्फ बैलेंसिंग लेजर हो गया, रॉयल्टीज हो गया, हायर परचेज हो गया, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स हो गया, ये सब मिला के आपके पास 20 नंबर तक की वेटेज करके चलते हैं। और लास्ट इज योर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये मिला के आपकी 15 नंबर की वेटेज करते हैं, जिसमें आपके पास कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम हो गया और कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जैसे AS1 है, AS2 है, AS7, 9 और 10 और इंड एस के बारे में थोड़ा बहुत। ये सब चीजें मिला के आपकी 15 नंबर की वेटेज रखते हैं। क्लियर है पॉइंट? बोलो जी, क्लियर है पॉइंट? ये तो सर इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है, जो कि हमें साथ साथ कवर करना ही करना है। घर पे आप लोग स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करोगे, मैं यहां पर आपको कंसेप्ट लिखवाऊंगा, नोट्स लिखवाऊंगा, एडजस्टमेंट समझाऊंगा और अपनी बुक के क्वेश्चंस कराऊंगा। स्टडी मटेरियल साथ साथ घर पे करोगे। ध्यान रखना सर मैं क्या कह रहा हूं, साथ साथ, मतलब जब आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया तुरंत ही उसका स्टडी मटेरियल से क्वेश्चंस कर दो।
अगर डेफर करोगे ना सर, ये रह जाएगा आपका। अगर आपने स्टडी मटेरियल को कर दिया डेफर तो रह जाएगा, और एक बार अगर ये रह गया तो सर दोबारा आप इसमें आ ही नहीं पाओगे, टाइम नहीं होता ना सर, टाइम की भी लिमिटेशन है। तो चैप्टर कंप्लीट किया, फॉर एग्जांपल मैंने आपको डेप्रिसिएशन का चैप्टर कराया, आपने वो चैप्टर कंप्लीट किया, तुरंत ही मेरी बुक करने के बाद तुरंत ही आप स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को कर दो, डिले मत करो, ठीक है। तो ये चीजें हमें करके चलनी है। ये हमारे इंस्टीट्यूट का मटेरियल है जो कि साथ में रखोगे। और अब मैं आपको दिखाता हूं जो मेरी खुद की किताब है, ये देखो जी, दिस इज माय बुक। इसका इंडेक्स देख लेते हैं। यहां पर मैंने टोटल 24 चैप्टर में आपके कोर्स को डिवाइड किया है। 24 चैप्टर्स में आई हैव डिवाइडेड योर कोर्स। किस तरीके से? चैप्टर नंबर 1 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, चैप्टर नंबर 2 कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स। ये भी बेसिकली थ्योरी में ही आता है, लेकिन ये थोड़ा एक अलग कंसेप्ट है, इसमें क्वेश्चंस थोड़े अलग होते हैं, मतलब थोड़े डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, तो मैंने इसको अलग कर दिया। फिर डेप्रिसिएशन हो गया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, कंसाइनमेंट हो गया, इंश्योरेंस क्लेम हो गया, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर हो गया, एनपीओज हो गया, सिंगल एंट्री हो गया। देखो जी, पार्टनरशिप 1 हो गया, पार्टनरशिप 1 में टिल डेथ, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, और उसके बाद डिसोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी, अमेलगमेशन ऑफ फर्म, सेल ऑफ फर्म, ये सब पार्टनरशिप नंबर 2 में आता है। जरूरी नहीं है कि मैं पार्टनरशिप 1 के बाद सीधा पार्टनरशिप 2 कराऊं, ऐसा भी हो सकता है कि मैं पार्टनरशिप 1 कराने के बाद आपको कुछ और चैप्टर कराऊं और फिर दोबारा पार्टनरशिप नंबर 2 पे आऊं, क्योंकि सर पार्टनरशिप 2 और 1 ये इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। 1 डेथ तक है, 1 में पूरे टॉपिक्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, लेकिन सर 2 थोड़ा डिफरेंट तरीके की पार्टनरशिप है, डिसोल्यूशन से थोड़ी डिफरेंट तरीके की पार्टनरशिप शुरू होती है, इसलिए वो जरूरी नहीं है साथ साथ हो, वो अलग अलग तरीके से भी करवा सकता हूं। फिर अपना हायर परचेज हो गया, ब्रांच अकाउंटिंग हो गया, डिपार्टमेंटल हो गया, ये कुछ हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गए लाइक AS 1, 2, 7, 9, 10, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए। अब ये 4 चैप्टर है, 1, 2, 3, 4, ये 4 चैप्टर, इसके लिए आपको अपना स्टडी मटेरियल रेफर करना है, जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है वो रेफर करना है। यहां पर मैंने उसके क्वेश्चंस नहीं डाले, रीजन बीइंग कि सर इनमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, तो सर कॉपी पेस्ट करने वाली बात थी, तो इसलिए मेरे को ज्यादा डालने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये जो चैप्टर्स हैं, ये देखो इसका क्या लॉजिक है, ये जो चैप्टर्स है ना, ये किसी भी कोर्स में नहीं है, ये सिर्फ CMA कोर्स में है, तो सर मैं वहीं से एक क्वेश्चन उठाता हूं, यहां पर कॉपी करता हूं, कोई भी बेनिफिट नहीं है। लेकिन बाकी सारी जो चैप्टर्स हैं वो अदर कोर्सेज में भी हैं, तो इसलिए मैंने मिक्स करके क्वेश्चंस डाले हैं। कुछ आपको CA के भी क्वेश्चंस दिखेंगे बीच में, कुछ CS के भी क्वेश्चंस दिखेंगे बीच में, लेकिन सर इंस्टीट्यूट तो कहीं से भी पूछ सकता है ना। आपको अगर किसी चीज में परफेक्ट बनना है तो आपको चारों दिशाओं में चीजें कवर करके चलनी पड़ेगी, यहां से भी पूछे, यहां से भी पूछे। एक होता है ना कि सर जो युद्ध में खड़ा होता है तो वो भाले लेके खड़ा होता है, समझते हो, महाभारत देखी होगी, भाले लेके खड़ा होता है कि सर तीर चाहे यहां से आ जाए, तीर चाहे वहां से आ जाए, तीर चाहे पीछे से आ जाए, हम हर चीज के लिए रेडी हैं। ऐसा बना के छोड़ूंगा मैं आपको, इस तरीके से मैं आपको बना के छोड़ूंगा कि सर तीर कहीं से भी आ जाए, इधर से आ जाए, इधर से आ जाए, ऊपर से आ जाए, पीछे से आ जाए, हम हर चीज के लिए रेडी हैं। ठीक है जी। और ये जो 4 चैप्टर है, यहां पर सर ये तीर ही नहीं मार पाएंगे ये जो 4 चैप्टर है ये तीर नहीं मार पाएंगे, इसलिए सर यहां पर हम सीधे भी खड़े हो जाए तब भी हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये चैप्टर कौन से हमारे, जैसे ज्वाइंट वेंचर अकाउंटिंग हो गया, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर हो गया, रॉयल्टीज हो गया, या कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम हो गया। इन चारों चैप्टर के लिए आपको अपने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस कर लो, मोर देन इनफ। और उसके बाद कुछ थ्योरी क्वेश्चंस होंगे जो शॉर्ट नोट के लिए चलेंगे, थ्योरी नोट्स होंगे, शॉर्ट नोट्स होंगे, वो मैं आपका एक स्पेशल लेक्चर लेकर वो क्वेश्चन की लिस्ट में आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है जी, क्लियर पॉइंट। सिलेबस क्लियर होता है, बताइए जी, सिलेबस क्लियर होता है? यस सर, सिलेबस क्लियर होता है। अब मुझे ये बताओ, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, वाई योर सब्जेक्ट हैज बीन नेम्ड एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कि सर आपके सब्जेक्ट का नाम फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों रखा गया, कारण क्यों रखा गया? और एक सर हम पढ़ेंगे पेपर नंबर 11 कंपनी अकाउंट्स,
सर अकाउंट्स तो अकाउंट्स ही है ना, अकाउंट्स तो अकाउंट्स ही है। तो सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कंपनी अकाउंट्स बोल दो या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बोल दो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इसका थोड़ा एक एप्रोप्रिएट नाम रहता है जो जनरली बीकॉम वगैरह में यूज होता है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, अकाउंट्स तो अकाउंट्स ही है, तो नाम चेंज क्यों कर दिए गए? देखो इसका लॉजिक है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की जब मैं बात करता हूं ना, तो सर ये अकाउंटिंग हो जाती है एक्सक्लूसिवली फॉर कंपनीज, ये अकाउंटिंग हो जाती है एक्सक्लूसिवली फॉर कंपनीज, कंपनीज के लिए अकाउंटिंग हो जाती है। अगर आप किसी कंपनी की, कंपनी समझते हो ना सब, प्राइवेट लिमिटेड हो या लिमिटेड हो, कंपनी अगर हो, कॉर्पोरेट एंटिटी हो, कंपनी हो, कंपनी की अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो, दैट इज नोन एज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। लेकिन अदर देन अगर आप कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हो, अदर देन कंपनी की कोई भी एंटिटी है उसकी अकाउंटिंग कर रहे हो, तो वो कहलाती है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मतलब सर अदर देन कंपनी मतलब आप किसी सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग कर रहे हो, आप किसी पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हो, आप किसी सोसाइटी की अकाउंटिंग कर रहे हो, आप किसी ट्रस्ट की अकाउंटिंग कर रहे हो, सोसाइटी ट्रस्ट मतलब एनपीओ, जो चैप्टर हम पढ़ेंगे, एनपीओ, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, तो ये सब क्या कहलाती है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और अगर मैं बात करूं कि आप किसी कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हो, देन इट विल बी टर्म्ड एज कंपनी अकाउंट्स या फिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। पेपर नंबर 11 में हम कंपनी अकाउंट्स ही पढ़ेंगे, एक्सक्लूसिव हो जाएगा फिर वो कंपनी, वहां पर कोई बात नहीं करूंगा मैं सोल प्रोप्राइटर की, वहां पर सिर्फ और सिर्फ हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। क्लियर है पॉइंट? इसलिए मैंने आपको क्या बोला था कि आपके कोर्स में फाइनल अकाउंट्स किसके हैं सर? सोल प्रोप्राइटर के, और एनपीओ में एनपीओ के हैं। तो सोल प्रोप्राइटर क्या है, तो मतलब फाइनल अकाउंट्स कंपनी के भी बनते हैं, लेकिन कंपनी के फाइनल अकाउंट्स आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं पढ़ने, वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पढ़ोगे। क्लियर पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? यस 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 सर, क्लियर है। तो ये हमारी कुछ बातें थी अबाउट माय सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब एक लास्ट पॉइंट सर, जो हमने फाउंडेशन लेवल पे फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा, क्या वो सब चीजें भी हमारी यहां पर यूज होंगी? बिल्कुल यूज होंगी सर, वो तो बेसिक्स थे, तो बेसिक्स सारे यूज होंगे, बेसिक्स सारे यूज होंगे। सर हमारे तो बेसिक ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, क्या हमें दिक्कत आएगी? अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी सर। हमने तो बस ये है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग्स बस पढ़ लिया, पास हो गए, पढ़ लिया, लेकिन हमारे बेसिक स्ट्रांग नहीं है, तो हमें दिक्कत आएगी? नहीं दिक्कत आएगी, यही मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन मैं यहां पर आपको बेसिक्स नहीं कराने वाला, लेकिन स्टिल बेसिक्स साथ साथ बताता चलूंगा। कुछ चैप्टर्स, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, कुछ एरियाज ऐसे होंगे जहां पर मुझे लगता है कि सर ये बेसिक बताने की जरूरत है, तो वहां पर मैं आपको बेसिक जरूर बताऊंगा। लेकिन आप सोचो कि सर मैं आपको जर्नल एंट्री करना सिखा दूं, लेजर अकाउंट बनाना सिखा दूं, ट्रायल बैलेंस बनाना सिखा दूं, सर वो नहीं मैं सिखा पाऊंगा। इतनी तो मैं उम्मीद रखूंगा सर आपसे कि आपको जर्नल एंट्री करनी आती है, आपको लेजर अकाउंट बनाना आता है, आपको ट्रायल बैलेंस समझना आता है, ये सब चीजें तो मैं उम्मीद रखूंगा। लेकिन स्टिल जहां पर मुझे लगेगा कि सर वो चीज बताने लायक है, बतानी चाहिए, वो चीज मैं आप लोगों को क्लियर जरूर करूंगा, उससे बेफिक्र रहना आप लोग। ठीक है, देखो सर अकाउंटिंग प्रोसेस, आप लोगों ने बचपन में एक अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ा था, वो क्या होता था सर? अकाउंटिंग प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो ब्रॉडली देखा जाए तो सर सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री बोल दो या सब्सिडरी बुक्स बोल दो या कैश बुक बोल दो, इसी तरीके से काम करते हैं। मतलब रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजेक्शन की। रिकॉर्डिंग कहां पर होती है? या तो सर जर्नल में रिकॉर्ड करो या सब्सिडरी बुक्स बनाओ। सब्सिडरी बुक्स मतलब परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक बनाओ या कैश बुक बनाओ। इसके बाद हम क्या करते हैं इसके बाद हम लेजर्स बनाते हैं। लेजर्स के बाद हम क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस के बाद हम क्या करते हैं? फाइनल अकाउंट्स तैयार करते हैं। फाइनल अकाउंट्स में हमारे पास क्या आता है सर? पीएनएल अकाउंट आता है और बैलेंस शीट आती है। ये हमारा एक बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस है। एक पॉइंट मेरा बड़ी ध्यान से सुनना, अगर आपको अकाउंट्स में हमेशा चीजें क्रिस्टल क्लियर रखनी है, सुन लेना, मार्क माय वर्ड्स, अगर आपको अकाउंट्स में हमेशा चीजें क्रिस्टल क्लियर रखनी है तो आपको जर्नल एंट्री पे कमांड अच्छी होनी चाहिए। दिस इज योर मास्टर थिंग, जो बच्चा निगलेक्ट करता है। अगर आपको अकाउंट्स में एक अच्छा स्कोर करना है, अगर आपको अकाउंट्स में कभी नहीं फंसना,
भाई होता नहीं कि सर ये एडजस्टमेंट नहीं समझ में आ रही, इसको कैसे ट्रीटमेंट होगा, इसका सर रटना नहीं है कभी भी। अगर आपको एंट्री बनानी आ गई ना किसी भी चीज की, जर्नल एंट्री समझ में आती है, जर्नल एंट्री बनानी आती है, डेबिट क्रेडिट समझ में आता है कि सर ये डेबिट होगा ये क्रेडिट होगा, एंट्री बनानी आती है, एंट्री पास करनी आती है, समझ लेना सर बाकी सारी चीजें आपकी कुछ भी नहीं है, मक्खन की तरह निकलती चली जाएंगी, स्मूथली निकल जाएंगी। सर ऑब्वियसली एंट्री अगर मुझे आ गई तो सर लेजर पोस्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेजर पोस्टिंग के बाद ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स तो सर वहीं से लिंक होते हैं सारी चीजें। फंसता कहां पर है बच्चा? जर्नल एंट्री में फंसता है। कोई भी अगर डाउट होता है ना, मैं बच्चे सबसे पहले पूछता हूं कि सर एंट्री डालो, क्या पूछता हूं? एंट्री डालो, वहीं पर बच्चा दिक्कत करता है, एंट्री डाल ही नहीं पाता। और सर एंट्री नहीं डाल पाओगे तो एडजस्टमेंट समझ में ही नहीं आएगी। तो सर एंट्री डालो, जहां भी फंस जाओ, जहां भी दिक्कत आए एंट्री डाल दो, जर्नल एंट्री डालो, क्योंकि एक बार अगर आपकी एंट्री करेक्ट डल गई ना, आगे दिक्कत नहीं है कुछ, आगे तो सर सब कुछ स्मूथ है। तो मैं आपको इसी तरीके से सिखाऊंगा, हर चीज की एंट्री डालनी सिखा दूंगा कि साहब एंट्री डालो, एंट्री डालो, फिर देखते हो कमाल। ठीक है जी, बताइए जी, क्लियर है पॉइंट? तो दिस इज आवर इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट कि सर हमें किस तरीके से कवर करके चलना है, क्या टॉपिक्स हमें कवर करके चलते हैं, कवर करके चलने हैं, तो इस तरीके से हम अपना काम करके चलेंगे। अब मैं नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट वीडियो से आपका एक चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा, दैट इज योर कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट का चैप्टर शुरू करेंगे, तो फिर मैं आपको एक सीरीज दे दूंगा कि पहले कंसाइनमेंट करेंगे, फिर मैं आपको डेप्रीसिएशन कराऊंगा, पार्टनरशिप कराऊंगा, ऐसे ऐसे करके हम चैप्टर्स को कवर करेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कराऊंगा शायद कंसाइनमेंट के बाद, तो वो कंसाइनमेंट का चैप्टर हम पहले करके चलते हैं। क्लियर है पॉइंट? बताइए जी। चलो एक काम करते हैं, कंसाइनमेंट की बजाय ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज से शुरुआत करते हैं, क्योंकि कंसाइनमेंट में कुछ बिल्स ऑफ एक्सचेंज की चीजें यूज हो जाएंगी। तो पहले मैं आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो बहुत बेसिक चैप्टर होता है, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्लियर करा के फिर कंसाइनमेंट पे आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये कंसाइनमेंट का चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट रहता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कई सारी चीजें आगे यूज होती हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद बिल्स ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है जी, चलिए फिर। हाँ जी, तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगेन सर टारगेट रखना है 90 प्लस का, 90 प्लस मार्क्स लेके आने हैं, या फिर सीएमए इंटरमीडिएट में रैंक लेके आनी है। कोई भी दिक्कत परेशानी आए, कोई भी डाउट हो, तो सर ये मेरा फोन नंबर है, मैं आपको फोन नंबर दे देता हूं, 9717175748। आप लोग अपने डाउट्स को व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जनरली सर थोड़ा बिजी शेड्यूल की वजह से मैं कॉल पिक नहीं करता, और अननोन नंबर होता है तो सर वैसे भी मैं कॉल काट देता हूं। तो आप एक बार व्हाट्सएप कर दो मुझे, पहले आप अपना नाम लिखकर हाय लिखकर, मतलब अपना नाम लिखकर हाय करो, और अपना लेवल बताओ कि सर मैं इस लेवल पे हूं, यहां से मैंने क्लासेस ले रखी हैं आपकी, तो मैं आपको जरूर उस पर डेफिनेटली रिस्पांस दूंगा। और फिर अगर व्हाट्सएप के बाद आपको लगता है कि सर मुझे एक बार कॉल पे बात करनी है आपसे, फिर मैं आपको एक सूटेबल टाइम दूंगा। सीधा कॉल करोगे तो सर मैं कॉल नहीं उठा पाऊंगा। पहले फोन पे मेरे को व्हाट्सएप करो, अपना नाम बताओ, अपना कोर्स बताओ, अपनी रेफरेंस बताओ कि सर कहां से आप क्लासेस ले रहे हो मेरी, उसके बाद मैं आपको एक सूटेबल टाइम दूंगा अगर कॉल की जरूरत पड़ेगी। नहीं तो व्हाट्सएप पे भी बच्चे सारे डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। ठीक है जी, डाउट्स वगैरह होते हैं बीच में, तो डाउट्स क्लियर कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। बीच में मुझे लगता है तो सर मैं चैप्टर वाइज कुछ लाइव सेशन भी कंडक्ट करता हूं, लाइव सेशन कर लेंगे, यूट्यूब लाइव कर लेंगे, या कुछ बच्चे कनेक्टेड है तो एक रिकमेंड, एक ग्रुप सा बनाकर जूम सेशन कर लेंगे, जैसा भी लगेगा मैं बीच में लाइव भी मिलता चला जाऊंगा। ठीक है जी, क्लियर है पॉइंट यहां तक का? तो सर व्हाट्सएप प्रेफर करना, कॉल मत करना, कॉल करोगे तो मैं फोन नहीं उठा पाऊंगा, व्हाट्सएप करना। और हाँ, थोड़ा पेशेंस भी रखनी है, ऐसा नहीं कि सर व्हाट्सएप कर दिया तो सर मैं तुरंत ही रिप्लाई दे दूंगा, नहीं सर, बिजी शेड्यूल रहता है तो तुरंत रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा सा वेट आप लोगों को करना पड़ेगा। जनरली मैं रिप्लाई करता हूं, मैं आपको बता देता हूं, मेरे रिप्लाई के टाइमिंग रहते हैं रात को 8 से 9, 8 PM to 9 PM, इस टाइम पे मैं अपना व्हाट्सएप चेक करता हूं, या मॉर्निंग में 10 से 11, या कभी कभी ये 9 से 10 भी होता है, 9 से 10 भी होता है। ठीक है, तो ये 3 प्रेफर टाइम है, 8 से 9, 10 से 11 या 9 से 10। देखो इनमें ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी, 10 से 11 सुबह या 9 से 10 सुबह, वो ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन रात को 8 से 9 ये तो फिक्स्ड है, ये तो मैं व्हाट्सएप देखता ही देखता हूं। तो आप अपना डाउट लिख के छोड़ सकते हो, रिप्लाई आपको इन्हीं टाइम में मिलेगा, या आप इसी टाइम पे रिप्लाई मैसेज करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा स्क्रीन तो मैंने दिखाई नहीं, सॉरी 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 सॉरी, देखो जी, देखो देखो देखो,
तो क्या बताया था मैंने, ये मेरा फोन नंबर है, दीज आर माई प्रेफर्ड टाइम्स, कि इस टाइम पे मैं अवेलेबल रहता हूं, व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहूंगा, व्हाट्सएप पहले करना, कॉल की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको सूटेबल टाइम दूंगा, उस टाइम पे कॉल पे बात भी कर लेंगे। ठीक है जी, तो इसे नोट कर लो। ठीक है, क्लियर। चलो, दो रजिस्टर आपको मेंटेन करने हैं, दो रजिस्टर आप लोगों को मेंटेन करने हैं। एक रजिस्टर तो आपका रहेगा क्लास नोट्स का, या जिसे आप कॉन्सेप्ट्स भी बोलोगे, कंसेप्ट रजिस्टर। इस क्लास नोट्स और कॉन्सेप्ट में क्या करना है आपको, क्लास नोट और कॉन्सेप्ट में जो जो पॉइंट्स, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो जो पॉइंट्स मैं लिखवाऊंगा आपको, कंसेप्ट्स लिखवाऊंगा, वो करने हैं। और मैं जनरली कंसेप्ट के साथ साथ एग्जांपल्स भी देता हूं, वो सब चीजें आपको इस कंसेप्ट रजिस्टर में नोट करके चलनी है। और क्वेश्चंस के लिए आपका सेपरेट रजिस्टर होना चाहिए, मतलब एक रजिस्टर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के लिए रहेगा, जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करोगे, कोई कंसेप्ट नहीं लिखोगे। यहां पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। तो ये रजिस्टर नंबर 1 हो गया, ये रजिस्टर नंबर 2 हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, ये मैं इसलिए बनवाता हूं क्योंकि सर जब आपका एग्जाम होगा ना, एग्जाम टाइम पे आप इस रजिस्टर पे नहीं आ पाओगे, टाइम नहीं होता इतना। आपको ये रजिस्टर बहुत काम आएगा, क्योंकि एग्जाम से पहले सारे कंसेप्ट्स आपके रिवाइज हो जाने चाहिए। तो उस दिन पे आपका ये क्लास नोट्स और कॉन्सेप्ट का रजिस्टर काफी काम आएगा। ठीक है जी, तो क्लास नोट और कॉन्सेप्ट के रजिस्टर को सर सेपरेट रखना, थोड़ा सा प्रोफेशनल, वही मैं आपको बता रहा था कि सर प्रोफेशनल बन रहे हो तो प्रोफेशनल की तरह काम करो, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में पढ़ाई करो। दो रजिस्टर साथ में रखो, साफ साफ हैंडराइटिंग रखो, ब्लैक और ब्लू दो कलर के पेन अपने पास रखो, पेंसिल अपने पास रखो, उस तरीके से आपको काम करके चलना है। नोट्स कॉन्सेप्ट में सिर्फ कॉन्सेप्ट होने चाहिए, या ज्यादा से ज्यादा मैं आपको एग्जांपल दूंगा वो एग्जांपल होना चाहिए, क्योंकि जो एग्जांपल होता है वो कॉन्सेप्ट बिल्डर होता है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए एग्जांपल दिया जाता है। और क्वेश्चंस, चाहे मैं क्वेश्चन करा रहा हूं कोई आपको, चाहे आप घर पे कर रहे हो, वो क्वेश्चन वाले रजिस्टर में होगा। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है पॉइंट। चलो फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।